हेलो एंड वेलकम टू द शो किस्मत और कुंडली प्रोग्राम किस्मत और कुंडली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीम को कहेंगे कि मेरे टॉक बैक में आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका कुछ किया जाए। और उन्होंने कुछ कर भी दिया और आवाज़ अब ठीक भी हो गई है। लेकिन वापस आ भी गई है। चलता रहता है। एनीवे टीम इसका कुछ करेंगी। प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और आपके डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवाल होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ मिल जाए ताकि आपकी पूरी कुंडली को निकाला जा सके और उस आपके सवाल को जवाब दे सके। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते। तो जिनके दे सकते हैं उनके देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि टाइम ऑफ बर्थ के साथ कॉल करिए। माफ़ी चाहता हूँ मैं अपने फ़ोन के साथ कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो शो से रिलेटेड ही कोई एक्टिविटी है जो मुझे एक्चुअली शो से पहले करनी चाहिए, लेकिन भागते भागते स्टूडियो बड़ा लेट पहुँचा हूँ और उसमें भी सिर्फ आई एम टू बी ब्लेम्ड। तो इसके लिए ये है, लेकिन अब हम इसको छुट्टी दे सकते हैं और शो की शुरुआत कर सकते हैं। प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए चाहिए डेट, टाइम और प्लेस, तीनों का होना ज़रूरी है, तीनों का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। तो मेक श्योर करिएगा कि डिटेल्स हो और डिटेल्स सही हो। आगे पीछे डिटेल्स हुई तो कुंडली आगे पीछे बनेगी, जितनी कुंडली आगे पीछे बनी उतनी ही बातें आगे पीछे आएगी जो आपको शायद पसंद ना आए। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि डिटेल्स सही हो। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो ओबियसली हम चंद्र कुंडली बना सकते हैं। तो चंद्र कुंडली में कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दे सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके बिल्कुल नहीं दिए जा सकते। ये मेक श्योर करिएगा कि सारी डिटेल्स हो, डेट, टाइम और प्लेस। जिनके बारे में पूछना है उनकी बर्थ डिटेल्स देनी है। किसी की डिटेल्स किसी की के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी, ये खास ख्याल रहे। एक व्यक्ति की कुंडली से दूसरे व्यक्ति की के बारे में कोई चीज़ बताई नहीं जाएगी, ये तरीका सही नहीं होगा। ये याद रहे। बट एनीवे करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। हम आपके लिए एक केस स्टडी लेकर के आए। लास्ट वीक हमने बड़े ज़ोरों शोरों से कहा कि हम वो दिखाएंगे, लेकिन दिखा ही नहीं पाए और किसी ने मुझे रिमाइंडर ही नहीं दिया बाद में कि वो कुंडली भी देखनी है। तो वो कुंडली आज देखनी है। 2 कुंडलियाँ असल में हमारे पास। एक कुंडली में एक फ़नी सी सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है, उसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, बहुत कुछ है। ओके, ये वो एक उनकी परमिशन है मेरे पास, भाई साहब वो भी प्रोग्राम आज देख रहे हैं तो उनकी ओर से परमिशन है उनकी कुंडली दिखाने के लिए। और एक कुंडली मेरे पास है जो एक बड़ी पेनफुल स्टोरी है और कैसे हालात से वो लेडी अपनी ज़िंदगी में गुजरती है। तो मैं उनकी कुंडली आज आपको पहले दिखाऊंगा। वो भी बहन जी अपनी प्रोग्राम देख रही है, लास्ट वीक भी देख रही थी लेकिन हम कर नहीं पाए। तो ये 2 केस स्टडी है वो हमें करने हैं आज। एक तो करेंगे ही, भाई साहब वाला शायद मैं नेक्स्ट टाइम भी करूं तो उनको कोई इश्यू नहीं है। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो गुरु पूर्णिमा हमारे इंडिया में हमारे हिंदू भाई बहन जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंस है इस फेस्टिवल का। शायद इतने ज़ोरों शोरों से आम पब्लिक में नहीं मनाया जाता, इसलिए ज़्यादातर लोग इसके बारे में शायद बहुत अवेयर ना भी हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन या फेस्टिवल कह लीजिए, एक दिन, एक पर्व है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दिन आप अपने टीचर्स को याद करते हैं, उनको थैंक यू, जैसे मदर्स डे है या जैसे फादर्स डे है या वैलेंटाइन डे है, ये सब डेज हम मनाते हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है वाइफ डे और हस्बैंड डे भी शुरू होने वाला है। तो इस तरह इंडिया में टीचर्स डे एक होता है, तो वो एक है। और इसके अलावा जो टीचर्स डे के साथ साथ दूसरा जो रिलीजियस, वो सेकुलर टीचर्स डे है, जो रिलीजियस टीचर्स डे है जो हमारे हिंदू भाई बहन मनाते हैं, तो वो ये गुरु पूर्णिमा है। तो ये फुल मुंडे पूर्णिमा नाम है, फुल मुंडे के दिन होता है। और इस दिन आपके जो भी गुरु रहे हैं आप उनको थैंकफुल होते हैं बेसिकली। तो जिन्होंने भी आपको ज़िंदगी में गाइड किया है, किसी ने आपको मैथ सिखाया, किसी ने आपको इंग्लिश सिखाया, किसी ने आपको
पंजाबी सिखाई, किसी ने गुजराती सिखाई, किसी ने उर्दू सिखाई। हर आपका जो गुरु है, हर तरह का टीचर है जिन्होंने आपको गाइड किया। आपके ऑफिस में आप एक कंपनी में ज्वाइन किए, आपके सीनियर, आपके बॉस या आपके ऊपर आपके मैनेजर ने आपको गाइड किया आपके करियर में, तो वो भी आपको, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनसे आप सीखे हैं, जिनसे आपने गाइडेंस लिया है, तो उनको शुक्रिया अदा करने का ये पर्व कह लीजिए। तो गुरु पूर्णिमा उसको कहते हैं। ये मैंने बहुत लेमैन भाषा में आपको समझाया, ऑब्वियसली इसकी बहुत सारा सिग्निफिकेंस और भी है, तो बट एनीवे सिंपल शब्दों में ये मैं आपको बता दूं गुरु पूर्णिमा। और हमारे सबसे पहले जो टीचर होते हैं ना, वो हमारे माँ बाप होते हैं। किसी के लिए भी पहले टीचर, पहली चीज़ हमें कोई सिखाता है ना, तो हमारे माँ और हमारा बाप है। तो माँ बाप सबसे पहले टीचर है। ये बात अलग है कि फिर हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही होशियार है, माँ बाप को क्या पता। ये बाद में हमें ऐसा वहम आता है, ये एक्चुअल ख्याल नहीं है, हम वहम आता है हमें। फिर ये वहम की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। टीन एज में बच्चा अलग तरह का वहम रखता है, फिर जब बड़ा होता है, पढ़ लिख लेता है, तो और वहम अलग आ जाता है उसको। लेकिन ये सारे वहम ही है, अगर हम समझते हैं ना, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर है। और हम जिस स्टेज से ज़िंदगी में गुजर रहे होते हैं ना, माँ बाप उस स्टेज से गुजर चुके हैं बहुत पहले। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि उनके साथ कोई खेल, कोई ट्रिक करे, बच्चे करते हैं ना अक्सर माँ बाप के साथ, तो ये होता है, तो माँ बाप पकड़ ही लेते हैं, कहीं ना कहीं हाथ आ ही जाता है। माँ बाप को भी के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चों को वो स्पेस दे, कि हर बात में जेम्स बॉन्ड बनकर उसका सब पकड़ने ना बैठे, स्पाई मत बने बच्चों के ऊपर। उनकी अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन बच्चों को भी ध्यान रखना है कि अगेन डिपेंड करेगा किस उम्र में है हम। एक उम्र तक आप उनके माँ बाप बन सकते हैं, फिर कुछ कई माँ बाप मैं देखता हूँ बड़े फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के साथ। तो ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी हर बात माँ बाप से शेयर करें, अगर माँ बाप फ्रेंडली है तो। और कई माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ओह बस कहीं हिलना नहीं चाहिए बच्चा, तो फिर वो बच्चा डरता भी है। तो माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे को स्पेस दे, फ्रीडम दे। और उसके साथ एक उम्र के बाद आपने उस माँ बाप नहीं बन सकते, आपको दोस्त बन के रहना पड़ता है ताकि वो आपसे सारी बातें करते हैं। आप बच्चों को ऐसा फील मत करिए कि उनका दम घुटे। तो ये है, बट एनीवे बात कहीं और चली जाएगी। तो पहले गुरु हमारे माँ बाप ही होते हैं, तो वही हमारे टीचर है, वही हमें गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें कोई सिखाता है तो हमारी माँ और हमारा बाप होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उनका भी शुक्रिया अदा करना, या उनको भी नमन करना, वंदन करना, जो भी आप जिस भी अकीदे से आपका ताल्लुक़ है, तो वो भी बनता है। सबसे पहला तो उनका ही राइट है, बाकी सब टीचर बाद में आते हैं। तो ये है, इसीलिए एक संस्कृत में श्लोक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो तीन को देव का, चार को देव कहा गया। तो मातृ, पितृ, माँ बाप और आचार्य और अतिथि मतलब गेस्ट, ये आपके इनको देव कहा गया है। तो बस यही बात है जो करनी थी प्रोग्राम की शुरुआत में। जल्दी ही हमें ब्रेक की ओर बढ़ना है। ब्रेक से आते ही हम शुरू करेंगे कुंडली, एक केस स्टडी जो हमारे पास है उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारी जो चाय है वो भी आ गई है हमारे पास, तो ब्रेक के दरमियान हम हल्की हल्की चाय भी पीते जाएंगे। और आई एम श्योर आप लोग भी पी रहे होंगे। अभी तो तापमान फिर भी ठीक है, मुझे तो 35 डिग्री हो तो भी पहला चाय तो चाहिए होगी। बाद में फिर आप भले कुछ ठंडा पी लो, लेकिन चाय तो चाहिए होती है। आई थिंक इट्स एन इंडियन थिंग, हमें चाय चाहिए होती है। बट एनीवे करते हैं शुरुआत प्रोग्राम की, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गुरु पूर्णिमा के बारे में। टीम को कहेंगे आवाज़ हमें वापस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसका कुछ किया जाए, क्योंकि लगता है वरना टॉक बैक हमें उतार देना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए बात करना वरना। एनीवे आज एक केस स्टडी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात हम करेंगे। सो
वैसे गुरु पूर्णिमा की बात है तो एस्ट्रोलॉजी में भी 9 जो ग्रह है उनमें से एक ग्रह है जिसको हम कहते हैं गुरु। तो वो सबसे लकीएस्ट प्लैनेट वो है। एक्चुअली ज़िंदगी में आपको दिशा देना, आपकी सोच को बदलना, ये सब कुछ गुरु का आता है। तो ये गुरु होगा। तो गुरु सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी की में भी सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर कहा जाएगा। अगर आपको शांति वाली ज़िंदगी जीनी है तो गुरु पैसा नहीं दिखाता। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो है, जुपिटर कोई ग्रैंड स्केल में बहुत बड़ी वेल्थ और बहुत ज़मीनें, जायदाद, बहुत सारा पैसा नहीं, जुपिटर ये नहीं दिखाता। जुपिटर दिखाता है कुंडली में, जुपिटर वाली ज़िंदगी की अगर बात करूं कि जुपिटर अच्छा हो और जुपिटर डोमिनेंट हो तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, तो उनकी लाइफ बड़ी कह लीजिए कि स्टेबल लाइफ, स्टेबल जॉब। उनको अगर 1 रुपये की ज़िंदगी में ज़रूरत है तो उनके पास 1.25 रुपया होता है। ये कह लीजिए कि उनको जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उनके पास होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये नहीं कि 1 रुपया ज़िंदगी जीने के लिए अगर चाहिए होता है महीने का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनके पास 10 रुपये है ऐसा नहीं है। लेकिन उनको 1 रुपया चाहिए होता है तो उसके ऊपर उनके पास 1.25 रुपया होता है। तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही उनके पास होता है। और स्टेबल कंसिस्टेंट लाइफ अगर हम देखें तो वो जुपिटर डोमिनेटेड, शांति है ज़िंदगी में, घर वाले हैं, परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, रिलेशन सबका आपस में अच्छा है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए बुरे अच्छे बुरे टाइम में खड़े हैं, और किसी के आगे किसी की मोहताजी नहीं है, किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। तो ये जुपिटर वाली ज़िंदगी है। ठीक है। फिर अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग तरह की ज़िंदगी होती है। जैसे राहु वाली ज़िंदगी देखिए, वो राहु वाली ज़िंदगी में ये होता है कि उसके पास जितना पैसा हो, जितना पैसा, वो बस पैसा ही और ढूंढ रहा होता है या कहीं ना कहीं रो रहा होता है, जितना भी हो। तो ये राहु वाली ज़िंदगी है। फिर शुक्र वाली ज़िंदगी क्या है? पैसा खूब है, दिखावा खूब है, ओ हमारे पास ये बंगला, ये गाड़ी, सब देखेंगे कहेंगे वाह इसकी क्या ज़िंदगी है। लेकिन अंदर से वो खाली होता है या खाली होती है कि उसकी ज़िंदगी में तो ये अलग अलग तरह की प्लैनेट के डोमिनेंस के अंदर अलग अलग तरह की ज़िंदगियाँ हम जीते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर एक ही प्लैनेट की असर हो सकता है आपके ऊपर 2 प्लैनेट्स की असर हो या 3 की तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हो, तो हो सकता है काफ़ी कुछ हो उसमें। बट एनीवे, जुपिटर इज़ एन आइडियल प्लैनेट। जुपिटर स्टेबिलिटी का कारक है। हम सब ज़िंदगी में जिस चीज़ से शायद भागते हैं ना, वो बहुत बड़े उतार चढ़ाव है ना, उससे भागते हैं। कई लोग एडवेंचरस होते हैं, उनको शायद वो अच्छा लगता होगा, पर जुपिटर स्टेबिलिटी का मालिक है। जुपिटर एंड मून, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये स्टेबिलिटी ग्रांट करते हैं आपको। इमोशनल मून, स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी मून दिखाता है। और जुपिटर मटेरियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक रहने के लिए मकान है, शायद बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ऊपर छत है, अपना है, छोटा मकान है लेकिन अच्छी जगह पर है, और जितना चाहिए, 1 रूम की ज़रूरत हो तो 2 है, 2 की ज़रूरत है तो 3 रूम है, ताकि कोई मेहमान आए तो अकोमोडेट हो जाए। तो ये जुपिटर वाली ज़िंदगी है। सो हर एक की अपनी चाह है, किसी को वो ज़िंदगी पसंद है, किसी को नहीं पसंद, किसी को कोई एडवेंचरस है कुछ, कई लोग स्टेबिलिटी से बोर हो जाते हैं। सो ये बात है। बट एनीवे, तो जुपिटर कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। तो जुपिटर ही गुरु कहा गया है एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से। वैसे एस्ट्रोलॉजी के एंगल से 2 गुरु है, एक तो गुरु जुपिटर है और दूसरा है वीनस। तो वीनस भी गुरु कहा जाएगा लेकिन वो और तरह का गुरु है, ये है। बट फिर कभी बात करेंगे। दोनों के स्टूडेंट्स डिफरेंट है बेसिकली। तो गुरु पूर्णिमा भी है, ग्रहण भी है, ग्रहण भी था। तो आप पिछले समझ लीजिएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर 3 ग्रहण हुए। एक पहले चंद्र ग्रहण, उसके बाद एक सूर्य ग्रहण और वापस चंद्र ग्रहण। तो टोटल 3 ग्रहण पिछले 1 महीने में हुए। तो आप सोच सकते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल है।
बड़े वियर्ड, बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम से हम गुजर रहे हैं। सिर्फ दुनिया क्या, ये तो वायरस और ये हम तो देख ही रहे हैं ना सब कुछ, तो ये तो सब देख सकते हैं कि अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ये इससे हम सब गुजर रहे हैं। लेकिन वो तो वायरस आने के बाद सब देख रहे हैं, सबको पता है। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग ये लास्ट ईयर से हम आपको बता रहे हैं कि 2019 और 2020 बड़े अजीब प्लानेटरी प्लेसमेंट होंगे। हाँ, ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि इससे वायरस आ जाएगा, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया था, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है और जो भी आप कहो उसको, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बट यस, हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्लानेटरी प्लेसमेंट बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही सिर्फ ये 3 ग्रहण की बात नहीं है कि 1 महीने के हो रहे हैं, जो और प्लानेटरी प्लेसमेंट भी अभी हम जिससे गुजर रहे हैं ना, सीधे उल्टे काफ़ी कुछ इस साल हो रहा है। तो चलिए देखते जाते हैं। स्टेबिलिटी प्लानेटरी एंगल से अगर बात करें ना, तो ग्रहों की स्टेबिलिटी साल के एंड से नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि वही चीज़ दुनिया के लिए भी कुछ स्टेबिलिटी लेकर के आए। ये है, बट एनीवे करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। एक जन्म कुंडली आपके लिए हम लेकर के आए हैं, एक महिला की, एक लेडी की, और वो किस स्टेट से अपनी ज़िंदगी में गुजरी और कैसे कैसे केसेस दुनिया में देखने मिलते हैं, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में कंप्लेन करते हैं, कभी काम की, कभी रिश्तेदारों की, कभी इसकी, कभी उसकी। लेकिन जब ऐसे कुंडली आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई हमारे पास शायद कंप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, हम ऐसे ही कंप्लेन कर रहे हैं। वाकई हमारे पास कंप्लेन करने के लिए कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही किए जा रहे हैं। इनकी कुंडली देखिए तो समझ आती है कि किस स्टेट से ये अपनी ज़िंदगी में गुजरी और क्या क्या इनके साथ हुआ, और देखिए इनके पास कंप्लेन करने के लिए क्या क्या है। तो ये लेडी का नाम एम से शुरू होता है, तो आप मिसेस एम कौर कह लीजिए। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 जनवरी 73, और इनका टाइम ऑफ बर्थ है रात को 11:11। रात के 11:11 का इनका जन्म है। इनका जन्म है कपूरथला। इंडिया पंजाब कपूरथला का जन्म है। कपूरथला पढ़ सकते हैं, या टीम को पूछेंगे पढ़ा जा रहा है कपूरथला टीवी पे या नहीं पढ़ा जा रहा? अच्छा, कपूरथला थोड़ा पास पास हो गया मुझे लगता है, तो जगह हम थोड़ा और फैला करके लिखते हैं। मुझे लास्ट, हाँ अभी थोड़ा मुझे लगता है नज़र आ रहा होगा। लास्ट वीक, चलो इस बार आपका आई टेस्ट भी हो जाएगा। वो आई टेस्ट के लिए जाते हैं ना ऑप्टिशियन के पास, पूछता है सबसे रैंडम लेटर्स लिखे होते हैं, आपको पूछता है क्या लिखा है। पहले देर तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या लिखा है, ए ई, फिर आपको लगता है इसका कोई मतलब भी है। उतनी देर में तो ऑप्टिशियन जो है आपके वो नंबर वो बदल भी देता है। लेकिन वो अपना काम जानते होगे, इसलिए हमें ये पढ़ने के लिए नहीं बिठाया होता उसने। तो ये है एनीवे, तो आपका आई टेस्ट भी हो जाएगा। आई डोंट, आपको कपूरथला पढ़ सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं पढ़ सकते तो कितना नंबर है, लेकिन अगर वो भी मुझे नहीं पता। वैसे हमारे हैंड राइटिंग इधर तो फिर भी ठीक है, नॉर्मल उसमें तो कई बार कई चीज़ लिखी होती है, मुझे समझ नहीं आती मैंने क्या लिखा है थोड़े दिन बाद, तो ये होता है। बट ये इनकी जन्म कुंडली है। 3 जनवरी 1973 रात को 11:11, इंडिया पंजाब कपूरथला का इनका जन्म है। ये मिसेस एम कौर इनका नाम है। तीसरे घर में इनका पड़ा हुआ है मंगल, और साथ ही पड़ा हुआ है शुक्र। चौथे घर में खिचड़ी है, चंद्रमा है, राहु है, बुध है,
गुरु और सूर्य, सो जुपिटर, सन पहले लिख देते हैं बीच में, एंड फिर है जुपिटर। तो ये इनकी जन्म कुंडली है। आई होप आप सारे ग्रह देख सकते हैं। शनि इसमें वक्री है, शनि उल्टा है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं जैसे फॉर्मेट है यहाँ पर। तो ये जन्म कुंडली है एक महिला की, अभी वो 47 ईयर्स की है। कुंडली देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है ये। पहले घर का मालिक बनकर के मर्क्यूरी चौथे घर में पड़ा है, अच्छा है। फर्स्ट का मालिक फोर्थ में हो कुंडली में, और क्या चाहिए। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक्चुअली घर में सुकून मिलता है, उनको घर में शांति मिलती है, उनको घर में अच्छा लगता है, ठीक है। पहले का मालिक चौथा अगर हो तो ये कह लीजिए कि उनको या तो ये इनका मकान बड़ा अच्छा मकान इनको मिलता है, या ये कह लीजिए कि उनको अपना मकान बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है वो मैटर बाद में करती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये था कि हमें कितना उस चीज़ में मज़ा आता है, हमें खुद को वो चीज़ कितनी पसंद है। तो अगर ये मेरा फ़ोन है, ये दुनिया का अगर सबसे महंगा फ़ोन भी हो ना, दुनिया का, ठीक है, ये वाला देखो, सबसे महंगा फ़ोन अगर ये दुनिया का है, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद तो चाहे दुनिया तारीफ़ करे, अरे भाई तेरे पास तो ये फ़ोन है, मुझे ही नहीं पसंद तो मुझे कभी हैप्पीनेस नहीं देगा। और लेटेस्ट ये दुनिया का सबसे सस्ता थका हुआ फ़ोन है, एकदम बेकार, लेकिन अगर मुझे पसंद है तो मैं उसमें खुश हूँ। चाहे दुनिया कहे कि तेरा फ़ोन ऐसा वैसा, मुझे पसंद है भाई, मुझे मेरे काम का है, मुझे ये अच्छा लगता है। राजा न गमी राणी हमारे गुजराती में कहते हैं। बेटे नहीं, तो जो आपको पसंद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बड़ा मकान है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेकेंडरी है वो सारा कुछ। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में है, तो इधर दे आर ब्लेस्ड विद अ गुड होम। घर का एनवायरनमेंट, घर का वातावरण बड़ा या तो अच्छा होता है, डिपेंड करेगा कौन सा प्लानेट है और बाकी सारी चीज़ें। पर यहाँ फल उल्टा दिया एक्चुअली, क्यों उसका भी रीज़न हम बात करेंगे। तो बुध यहाँ पर है, साथ ही चंद्रमा है। अब चंद्रमा बुध का दुश्मन है, लेकिन चौथे घर में पड़ा है। लेकिन चंद्र और बुध की दुश्मनी, क्योंकि दोनों सिविल प्लैनेट है, वो इस तरह नहीं लड़ेंगे जैसे मंगल और कह लीजिए जैसे सूर्य और शनि लड़ेंगे। ओके, दूसरा यहाँ पर 12वें घर का मालिक बनकर के सूर्य भी पड़ा हुआ है। जुपिटर चौथे घर का मालिक बनकर के चौथा है, एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन टू हैव। चौथे घर का मालिक चौथे अगर लग्नेश के साथ पड़ा हो, और क्या चाहिए उनको, लगता है मैं भला, मेरा घर भला, मैं यहाँ शांति, बाकी दुनिया को तेल लेने जाए, मैं यहाँ खुश हूँ। ये इस तरह की मेंटालिटी, और इस तरह के लोग हमेशा देखना बड़े सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ पर इनका मर्क्यूरी और जुपिटर है। लेकिन अब आता है इसमें ट्विस्ट। हुआ क्या, यहाँ पड़ा है राहु चौथा। अब ये राहु, देखिए राहु अकेला हो तो ठीक है, लेकिन राहु किसी के साथ है ना तो तंग करेगा। यानी डेफिनेट, फिर डिपेंड करेगा किसके साथ है, उसके पसंदीदा प्लैनेट के साथ हो तो और है। लेकिन वैसे राहु आपकी कुंडली में कोई ऐसा प्लैनेट जो चैन उड़ा देता है ना, तो वो राहु है। चैन नहीं, चैन, अंदर चैन। तो ये वो है राहु। यहाँ राहु पड़ा है चौथे घर में। अच्छा, राहु खुद तिल मिलाया हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके साथ और प्लैनेट, मान लीजिए आप एक कमरे के अंदर है, उस कमरे के अंदर आपको बिठा दिया गया है, आपको सोफ़ा आरामदायक है, टेबल है, टेम्परेचर ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, आपको चाय भी दी गई है तो आप मज़े से पी रहे हैं। लेकिन उस कमरे में 2-3 ऐसे लोगों को डाल दिया जाए आपके साथ साथ, जो आपको ज़रा भी पसंद नहीं और उसको भी आप पसंद नहीं। ये भी नहीं कि एक वन साइडेड ना पसंद की है, दोनों साइड, ना आप उसको शक्ल देखना चाहते ना वो आपकी, लेकिन मजबूरन एक कमरे में सब बैठ गए। कोएलिशन गवर्नमेंट में ऐसा अक्सर होता है, जब गवर्नमेंट 2-3 पार्टी मिलकर बनाती हैं तो ये ऐसा होता है। इलेक्शन से पहले एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, अनलेस के प्री पोल अलायंस हो तो अलग बात है। तो मान लीजिए आपको एक कमरे के अंदर ऐसे 2-3 लोगों को बिठा दिया जाए आपके साथ, जिसकी आप शक्ल देखना नहीं चाहते, वो आपकी शक्ल वो पसंद नहीं करते, तो आप
को कितना भी अच्छा वेदर हो, कितना भी आरामदायक सोफ़ा हो, कितनी भी अच्छी चाय बनी हो उस कमरे के अंदर, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपको बंदा ही पसंद नहीं। तो यहाँ पर वो राहु तिल मिला है, फ्रस्ट्रेट। अच्छा, जब हम अडल्ट होते हैं ना, जब बड़े, तो नापसंदगी जब होती है ना, तो हम सिविल होते हैं कि ऐसा नहीं कि लड़ना शुरू कर देते हम, चलो कोई बात नहीं, नहीं पसंद, लेकिन यहाँ किसी के वहाँ बैठो शांति से, नहीं, इजहार नहीं करते हम जल्दी। समझदार लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन छोटा बच्चा हो तो अगर उसको नहीं पसंद तो क्या करेगा बच्चा? या तो रोना शुरू कर देगा, या क्योंकि उसको, छोटे बच्चे को थोड़ी पता है कि यार ये बंदा नहीं पसंद तो इजहार नहीं करना, वो तो फ़ौरन इजहार कर देते, बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो तो रोना शुरू कर देंगे और रोएंगे, बच्चा बेटा क्या हुआ, तो कहते हैं करके उसके सामने इशारा भी कर देंगे कि ये मुझे नहीं पसंद। सो यहाँ पर समझ लीजिए इसी तरह की स्थिति है। बात करेंगे इस पर, एक छोटे से ब्रेक की ओर बढ़ रहे हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी एक जन्म कुंडली के ऊपर, और आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस मिले, कल भी मिले, अभी भी आ रहे हैं। मैं वो मैसेजेस पढ़ूंगा नहीं क्योंकि उन मैसेजेस में सबने मेरी बड़ी तारीफ़ की है, तो अच्छा नहीं लगेगा मैं अपनी ही तारीफ़ें शेयर करूं जो आप लोगों की ओर से आई। भले मैं खुद नहीं कर रहा, आपकी ओर से आई, लेकिन आई प्रीफर नॉट टू रीड, बट रीड लाउड ऑन टीवी, बट खुद तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं, उसके ऊपर मैसेज कर रहे हैं और तारीफ़ें काफ़ी लिखी है। सो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि उनमें इतने अच्छे वर्ड्स लिखे हैं जो मैं डिज़र्व नहीं करता। ओके, सो थैंक यू, वो आपके मैसेजेस का मैं बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन इतने अच्छे वर्ड्स मैं डिज़र्व नहीं करता। इसके लिए ये चीज़ें मैं टीवी पे नहीं पढ़ूँगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ सिखा दिया हो कुछ, तो याद रखिएगा सिखाना नहीं है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस हिसाब से गिनूँ तो आप लोग मेरे ज़्यादा बड़े टीचर हो, क्योंकि आप जितना शायद मैं आपसे सीखा हूँ उससे ज़्यादा आपसे, जितना शायद आप मुझसे सीखे हैं उससे ज़्यादा मैं आपसे सीखा हूँ। अगर आप लोग फ़ोन करके कुंडलियाँ ना पूछते तो मुझे कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाम पर मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी वजह से है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर चाहता हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों के आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबके, आपके प्यार का। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। एनीवे, ये जन्म कुंडली है। सो हम बात कर रहे थे उस बच्चे की जो एक रूम में जाता है और उसके वहाँ वो लोग हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो बच्चा रोना शुरू कर देगा या बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर चौथे घर में, पहले घर का मालिक और चौथे घर का मालिक दोनों का चौथे घर में होने के बावजूद ये बड़ी तकलीफ़ों से ज़िंदगी में गुजरी। इसका कारण क्या है वो पहले बात करें। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या इनके साथ हुआ। ये जो मोहतरमा है इनके साथ क्या हुआ और किस, अब देखिए लोग कितनी तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी में गुजरते हैं, और हम किस बात की कंप्लेन कर रहे हैं? जॉब की। मेरी सास बहुत बोलती है, मेरी बहू बोलती नहीं है, मेरा बेटा बहू की सुनता है। क्या 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 खिचड़ी हमने बनाई। ये सिर्फ हमारे पास जब कुछ करने को नहीं होता ना और कोई तकलीफ़ नहीं होती तो ये सारी चीज़ें सूझती है हमें। ये ऐसा नहीं कि किसी की सास हॉरिबल नहीं है। मैं केसेस देखता हूँ जहाँ पर वाकई सास बड़ी हॉरिबल होती है या बहू भी हॉरिबल होती है। ऑफकोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सास ही हो, और ऐसा एक्चुअल केसेस में भी देखने मिलता है, लेकिन कई बार बड़ा एग्जैजरेटेड भी होता है। इतना एग्जैजरेटेड होता है कि बात ना पूछो। चलिए, यहाँ पर इनके चौथे घर में ये खिचड़ी। सबसे पहले हुआ क्या? चौथा घर किसका है? कुंडली के 12 घरों में से चौथा घर जो हमारा है, 4th हाउस, वो हमें दिखाता है सबसे पहले, वो आपकी माँ को इंडिकेट करता है, मदर दिखाता है। फिर चौथा घर हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। एक्चुअली कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस कनेक्टेड है। पैसा और हैप्पीनेस कनेक्टेड इतने नहीं है जितने कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस है। सो कंटेंटमेंट
मदर, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी की इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ चौथे घर में आता है। तो यहाँ पर चौथे घर में ये सारी खिचड़ी होने के कारण हुआ क्या कि सबसे पहले तो जब इनकी उम्र 4 साल नहीं हुई थी ना, इस लेडी की, टीम को कहेंगे कुंडली अगर टीवी स्क्रीन पर दिखा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी, थैंक यू। इनकी उम्र 4 साल हुई उससे पहले इनकी मम दुनिया से चली गई, तो माँ को उन्होंने खोया। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। कुंडली में जो प्लैनेट माँ दिखाता है ना, वो है चंद्रमा, मून, ये वाला मून यहाँ चौथे घर में है। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, लेकिन राहु के साथ है और 12वें घर के मालिक सूर्य के साथ पड़ा हुआ है। यहाँ पर मून डैमेज्ड है। ग्रहण योग भी इसको कहेंगे, लेकिन वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ चौथे घर में ग्रहण लगा हुआ है, तो मून यहाँ चौथे घर में है, राहु के साथ सूर्य ये सब साथ पड़े हुए हैं, मून डैमेज्ड कहा जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। और इस घर में ये कॉम्बिनेशन समहाउ माँ से जुदा करा देगा। एक्चुअली जब इनकी कुंडली मैंने पहली बार, मैं इनकी कुंडली ये कम से कम 10 साल पुरानी क्लाइंट तो होगी, 10 साल से हमें ये अपनी कुंडली हमेशा पूछती है, साल में एक बार तो इनका फ़ोन आता ही आता है। तो जब पहली बार इनकी कुंडली देखी, वो भी हमेशा याद करती है। और मैंने उनको पहली चीज़ पूछी थी कि क्या कभी बचपन में आप माँ से जुदा रही, या ऐसा कभी हुआ कि आपकी मम अपनी माँ से जुदा रही हो बचपन में, कोई या तो आप या आपकी मम, दोनों में से एक अपनी मम से जुदा रहे होंगे। तो इन्होंने तब मुझे सारी स्टोरी बताई थी। और ये 4 साल की नहीं थी और इनकी मम दुनिया से चली गई, तो 4 साल की उम्र से पहले ही माँ को गवा दिया। पिताजी ने दूसरी शादी की। इनके पिता की दूसरी शादी भी कुंडली में बड़ी क्लियर नज़र आती है, लेकिन मैं उस कॉम्बिनेशन में नहीं जाना चाहता। इनके डैड ने दूसरी शादी की, सौतेली मम आई। सौतेली मम आई, पहले इनिशियली सब कुछ ठीक था, और उसके बाद उस सौतेली उनकी जो मम है, उनको भी औलाद होती है, फिर एक औलाद होती है, फिर दूसरी औलाद होती है, तो और भी बच्चे हुए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना शुरू कर दिया। कहते हैं खून खून होता है, लेकिन दूसरों का खून यूजलेस तो नहीं होता। तो वही सौतेली माँ ने इनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया, और वो व्यवहार इतना बुरा होता गया कि ये फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार बनी। उस सौतेली माँ ने उनको बहुत मारा, बहुत रेगुलरली मारती थी, और ऐसी सिचुएशन से ये लेडी अपनी ज़िंदगी में गुजरी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस सौतेली माँ ने मारा, बाप ने कभी कह दिया माँ को कि भाई क्यों ऐसा कर रही हो, ऐसा मत करो, लेकिन बाप को कदम उठाना चाहिए था कि मेरी इस बेटी पे हाथ नहीं उठाओगी। बाप को ये डर था कि मैं वैसे ही पहली वाइफ चली गई, ये दूसरी है, अगर ये भी चली गई तो मेरी अब शादी, तो बाप का वहाँ एक सेल्फिश वो भी था, तो वो ज़्यादा कहते भी नहीं थे पता होने के बावजूद। हमारे गुजराती में हम कहते हैं आँख आड़े कान करवा, मतलब जहाँ दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, तो वहाँ आँख से देखो मत, वहाँ कान कर दो तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आँख आड़े कान करवा, वो हमारे गुजराती में कहावत है। तो जाने हुए भी इग्नोर कर देना, और चलो जो भी है मत देखो उधर, ऐसे नज़र चुराने वाली बात, तो ऐसी हरकत इनके पिताजी ने की। उसके बाद ये होता है कि वो जो सौतेली माँ को जो बच्चे होते हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनकी माँ इसको मारती है, सौतेली बहन को, उन्होंने भी शुरू किया। तो ये सालों, ये लेडी सालों साल फिज़िकल अब्यूज़ से घर वालों से गुजरी। सौतेली माँ और उसके 2 और बच्चे, उनसे ये फिज़िकल अब्यूज़ से अपनी ज़िंदगी में गुजरी। देखो कितना कितना पेनफुल इनका एक्सपीरियंस रहा होगा, याद रखिएगा। चौथा घर हमारे
चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर के वातावरण के लिए मोर देन एनीथिंग एल्स। सो देखिए ये सिचुएशन से ये गुजरी। उसके बाद कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनसे सारा काम घर यही करती थी। ये उस घर की बेटी नहीं, काम वाली फील किया उन्होंने। और काम वाली भी हो तो उनको अच्छी तरह ट्रीट करो, अपना काम करने आती है उसको टाइम पर पे कर दो, जो आपका पेमेंट बनती है उसे 2 पैसा उसको ज़्यादा दो, उसको इज्जत से रखो, उसको खाना दो, कुछ आप थोड़ा एक अच्छा जेस्चर, आप ये अच्छे जेस्चर्स है जो आप कर सकते हैं आपके लिए, कोई अगर काम करता है तो उनके लिए, ठीक है, उनके साथ काइंड रहो। लेकिन इनके साथ तो ऐसा बर्ताव किया जो कोई बंदा काम वाले के साथ भी नहीं करता। तो एक तो सारा काम इन्होंने करना है, वो बच्चे भी अब्यूज़ करते हैं, सौतेली माँ अब्यूज़ करती है, इन्होंने घर का सारा काम अनपेड नौकरानी की तरह सभी काम इन्होंने ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन से ज़िंदगी में गुजरी। होता है ना कि हम अक्सर रियलाइज़ नहीं करते अपनी इस ज़िंदगी में कि यहाँ तो खैर हस्बैंड वाइफ दोनों काम ज़्यादातर करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप देखिए, घर की जो घर में जो औरत है, माँ, बीवी, उसको कहते हैं हाउस वाइफ। क्या आप क्या करती है? बस ये तो कुछ नहीं करती हाउस वाइफ, वो कुछ नहीं करती। अरे वही तो सब कुछ करती है, बगैर किसी पेमेंट के तुम्हारे सारे घर को संभालती है, तुम्हारे बच्चे पहले कैरी करती है, फिर उसको बड़ा करती है, उसको सिखाती समझाती है, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखती हैं। तुम काम से ऑफिस से घर आते हो, तुम्हारी हर चीज़ घर क्लीन होता है, तुम्हें पहनने के लिए कल दूसरे दिन सुबह ऑफिस में जाना है तो तुम्हारे कपड़े सब प्रेस्ड होते हैं, खाना वाना तुम्हें गरम गरम रेडी मिलता है, सब काम तो वो करती है। और उसको हम क्या कहते हैं उस औरत को? ये कुछ नहीं करती, ये बस हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ वो, यानी चलो हाउस वाइफ वर्ड बुरा नहीं है, लेकिन शायद हम उसकी कीमत नहीं समझते। जो औरत घर में बैठ कर के ये सब कर रही है ना, भले हस्बैंड बाहर काम कर रहा है, वो अपनी जंग सही लड़ रहा है, तो ये कोई, इसकी जंग कोई कम नहीं है, ये याद रहे। फिर वही बच्चे बड़े होकर के नाम तो बाप का ही कैरी करेंगे कि इसने सारी मेहनत उसने भी की, चलो, लेकिन इसने भी ज़्यादा टाइम तो इसने गुजारा। तो लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। ये मुझे लगता है कि जो हाउस वाइफ्स है ना घर में, उसका काम या वो जो कुर्बानी देती, वो जो काम करती है, आई थिंक उसका इम्पोर्टेंस हम सबसे कम गिनते, उसको गिनती में ही नहीं लाते। एक्चुअली वो बहुत बड़ा काम कर रही है कि सारे घर को संभालना, ये सब कुछ ईजी काम थोड़ी है, तो उसकी हम कीमत अक्सर नहीं करते, ये होता है। इसी तरह गुरु की भी कीमत नहीं करते ना, ये ज़माना ही ऐसा आ गया। टीचर मतलब पता नहीं क्या, वरना पुराने ज़माने में गुरु की क्या इज्जत वैल्यू होती थी। अब के ज़माने में टीचर को कोई कुछ गिनता ही नहीं। लेकिन आप सोचिए, अगर टीचर्स काम करना बंद कर दे तो अगली जनरेशन का क्या होगा? हमारे सोसाइटी, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को जो दिशा देते हैं, जो शेप दे रहे होते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम और टीचर है। तो टीचर का इम्पोर्टेंस आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की है इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि कल थी, माफ़ी चाहता हूँ, गुरु पूर्णिमा, तो हम कितना उसको लाइटली लेते हैं। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका हम जिनकी कदर नहीं करते। तो ये लोग हैं। इवन ये लॉकडाउन में तो मुझे पता चला कि बार्बर की कितनी वैल्यू होती है। अब मैंने ये बाल कटाए, मैंने ज़िंदगी में पहले, ये लॉकडाउन के टाइम पर हम सब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद हमने ज़िंदगी में पहले कभी ना की हो। जैसे मैंने कभी अपॉइंटमेंट लेकर मैं बाल कटाने नहीं गया, कभी नहीं। चले जाते, पता है कि कौन से टाइम वो फ्री होता है तो उस टाइम जाकर बाल कटवा लिए। इस बार मैंने अपॉइंटमेंट लेकर गया, और अपॉइंटमेंट लेने से पहले मैं बार्बर को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और मुझे हुआ यार करेंगे क्या, कल सब खुल रहा है, कितनी देर क्यों में खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे हो रहा था यार क्यों फ़ोन नहीं उठा। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया। जब उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना 2-3 बार, तब मुझे पता चला कि मेरे आसपास के लोग मुझे कंप्लेन जब करते हैं ना कि तू फ़ोन नहीं उठाता, मेरे सभी जानने वालों का ये कंप्लेन रहता है मेरे आसपास के लोगों कि तू फ़ोन नहीं उठाता। अब मुझे पता चला कि उनको क्या फ़ील हो रहा होगा जब मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता। तो तब मैंने तय किया है कि कोशिश करूँगा फ़ोन उठाऊँ। अब मुझे अंदाज़ा आया कि जब वो सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता तो कैसा, जब काम है और फ़ोन ही नहीं उठा रहा तो कैसा फ़ील होता है। मुझे अपनी मेडिसिन का टेस्ट मिला। अब मैंने तय किया है कि फ़ोन अब मैं उठाऊँगा, कि ऐसा किसी को फ़ील ना हो, ऐसी कोशिश पूरी रहेगी। तो काफ़ी कुछ हम इस टाइम के अंदर सीखे ना। एनीवे, फिर इनके साथ क्या हुआ ये बात करेंगे।
और प्लानिटरी एंगल से सब कुछ देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी एक जन्म कुंडली के ऊपर एक्सक्यूज मी, और हम बता रहे थे कि कितनी हम कम कीमत करते हैं कुछ काम की, जिनमें से सबसे पहले माँ की ही कीमत कम होती है। माँ या जो घर संभालती है ना, उसकी कीमत, माँ की या बीवी की, उसकी सबसे कम कीमत हम करते हैं, सबसे कम। और उसके बाद अलग अलग प्रोफेशन और है, टीचर है, उसकी हम कीमत नहीं करते, और अलग अलग प्रोफेशन है, हर उसमें हर काम आ जाता है, हर काम की अपनी इम्पोर्टेंस है। बार्बर है, मैकेनिक है, ये सारे हर प्रोफेशन की अपनी कीमत है, हम शायद अप्रिशिएट नहीं करते। शेफ़ है, शेफ़ ना हो रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा। और शेफ़ का काम, हमारे दोस्त ने रेस्टोरेंट किया तो हम रेगुलर जाते हैं वहाँ पर, कैम्ब्रिज में उन्होंने, हमारे मित्र ने रेस्टोरेंट किया। तो क्योंकि दोस्त का रेस्टोरेंट है तो हम जब जाते हैं तो किचन में भी जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो शेफ़ कितनी मेहनत कर रहा होता है। खाना पकाना इजी थोड़ी है, और कभी ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि जब आपके खाने की सभी तारीफ़ करें। तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि सभी तारीफ़ करें, ऐसा होगा नहीं, आप अपनी जान भी उसमें डाल रहे हैं खाने में, और उसके बाद भी कई लोग तारीफ़ करेंगे अच्छा खाना पकाए तो, लेकिन एक सेट ऑफ पीपल होगा कि जो आपको कहेंगे नहीं यार ये खाना मज़ा नहीं आया। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है हर प्रोफेशन में, ये याद रहे। सो एनीवे, सो ये मोहतरमा ये सारी चीज़ों से गुजरती है। नॉट ओनली दैट, मैं सारी स्टोरी को एकदम शॉर्ट कर रहा हूँ कि कैसे वो इधर आती है, क्या उनके साथ होता है। तो इधर आती है, उनकी पहली शादी होती है एक, एक्चुअली इनके परिवार वाले, इनके डैड, क्योंकि वो जो इनके सौतेले भाई बहन थे वो तो पढ़े नहीं ज़्यादा, ये डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार बनती रही, अपनी सौतेली माँ से मार खाया, सौतेले भाई बहनों से मार खाती रही सालों तक। और उसके बाद भी उस सिचुएशन में भी ये पढ़ती है, घर का काम एक काम वाली की तरह करके, अनपेड मार खाना, पेमेंट में मार मिली उनको, गालियाँ मिली, उसके बाद भी ये औरत पढ़ती है। आप ये सोचिए। और पढ़ने के बाद जब बाप को पता लगा ये पढ़ रही है, तो कहते इसका ब्याह करके इसको बाहर भेज दो इंडिया से, ताकि ये हमें वहाँ से पैसे भेजती रहे। तो इस चक्कर में इन्होंने इनकी शादी एक ऐसे आदमी से कराई जो इनसे 15-17 साल बड़े थे। इनकी पहले चलो एज अपनी जगह, एज फार एज दो एज लीगल हो और दो लोगों का आपस में, दोनों अडल्ट है और दोनों ने फैसला लिया है तो ठीक है। बात वो नहीं थी कि वो 15-17 साल बड़े थे इनसे, बात ये थी कि जैसे ये पहले फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार घर में हुई, इसी तरह शादी करने के बाद ये हस्बैंड से भी फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार। फिर वो शादी उनकी टूट गई, अभी इनकी दूसरी शादी, और उनके दूसरे हस्बैंड, मैं भी उनसे मिला हूँ, जेंटलमैन है, वो दोनों के आपस में बहुत बनती है, टचवुड सब ठीक है दूसरी शादी इनकी। लेकिन पहली शादी में जैसे इन्होंने अपने घर में सौतेली माँ और भाई बहन से मार खाया, फिज़िकल एक्चुअल मार खाया, और उसके बाद भी उसके बाद शादी के बाद भी ऐसे ही मार ये अपनी सास से बड़ी वर्बल अब्यूज़ से गुजरना पड़ा। सास ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन हस्बैंड ने इनके ऊपर हाथ उठाया और बड़ी पीड़ा से गुजरी। तो देखिए कैसे, तो ज़िंदगी इनकी लाइफ में इन्होंने कुछ साल गुजारे, ये कह लीजिए कि ये नहीं तो 20 साल तो अपनी ज़िंदगी के ये अब्यूज़ से गुजरी होगी, ज़्यादा बल्कि 20 साल तक मार खाना घर वालों से। ये एक कितनी तकलीफ़देह बात होगी, और हम किस चीज़ों की कंप्लेन कर रहे हैं। मुझे हैरत इनकी स्पिरिट से है। आज की तारीख में अगर आप इनको और इनके हस्बैंड को मिलो तो लगता नहीं है इनको देख करके कि ये ऐसे पेन से अपनी ज़िंदगी में गुजरी होगी। अपनी कुंडली के लिए हर साल आएगी मेरे वहाँ कुंडली पूछने, तो बच्चों की पूछेगी, हस्बैंड की, हर साल ज़रूर मिलते हैं हम। लेकिन कभी मुझे इनके
बात करने के तरीके से, या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार पता नहीं चलता कि ये बंदा ऐसी, ये औरत इस तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी में गुजरी होगी। तो मैंने उनको पूछा कि बहन जी, हिम्मत आप में कहाँ से आती है? तो ये सिख धर्म फॉलो करती है, तो और बड़ी रिलीजियस है। तो उन्होंने कहा कि ये वाहेगुरु की कृपा है, बस उन्होंने उतना ही मुझे कहा कि मेरा रब मुझे स्ट्रेंथ देता है। मैं पाठ पूजा, जहाँ पे भी हर बंदा अपना धर्म रिलीजन फॉलो करता है, जिसको जहाँ स्ट्रेंथ मिलती है। तो इन्होंने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, मुझे वाहेगुरु की कृपा है, बस उतना। ये बहुत रिलीजियस बहुत है, भक्ति बहुत करती है, गुरुद्वारे में सेवा बड़ी करती है, उनको वहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है क्या। और एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने माफ़ किया, मैंने सबको माफ़ किया। उस सौतेली माँ को भी माफ़ किया जिसने मुझे अब्यूज़ किया, उस सौतेले भाई बहन को भी माफ़ किया जिन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, और एक्स हस्बैंड को भी माफ़ किया जिन्होंने मुझे अब्यूज़ किया। मैंने इन सबको माफ़ किया। तो बहुत बड़ी बात है ये। कई बार ज़िंदगी में हमें अगर शांति से जीना है ना हकीकत में, तो हमें उन लोगों को माफ़ करना पड़ता है जिन्होंने हमसे कभी माफ़ी नहीं मांगी। आप अपनी ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम से लाइफ में गुजरोगे, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों का एटीट्यूड, उससे आपको तकलीफ होगी और आप ऐसे कई प्रॉब्लम से ज़िंदगी में गुजरोगे। अब जो बंदे का आप एटीट्यूड आपके साथ ऐसा है ना, या वो XYZ कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, वो आपको किसी तरह की अजियत या तकलीफ, इमोशनल पेन कॉज कर रहा है, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ओके, जो भी, उसको शायद पता नहीं होता कि वो आपको कितने दर्द से गुजार रहे हैं। हो सकता है कभी पता हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको बेचारी को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आपको कितनी तकलीफ गलती से दे रहा है। अब क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसने क्या गलत किया, तो आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा या मांगेगी। तो कई बार आपको उन लोगों को माफ़ करना पड़ता है जिन्होंने कभी आपको तकलीफ तो पहुंचाई, लेकिन कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगी, कभी आपको ये नहीं कहा कि आई एम सॉरी। इसमें कई बार इसमें माँ बाप बड़े मास्टर होते हैं। औलाद बचपन में कभी कभार बड़े होते हुए भी कई बार माँ बाप को तकलीफ देते हैं। छोटी सी बात है, जैसे माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनको टाइम या अटेंशन चाहिए होता है। कभी कभार आप उनके पास जाओ, उनको जा कर के मिल लो, अव्वल तो कोशिश करो साथ रखो, नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उनका ख्याल तो रखो, मिलने तो जाया करो कभी कभार, उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा, नहीं जाते। अब हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा कि माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी जब उनको मिलने नहीं जाते, उनके बुढ़ापे में जब उनका हालचाल पूछने नहीं जाते, तो वो कितनी तकलीफ से वो गुजरे। छोटी सी बात है उनको खाली मिलने जाना, लेकिन वो ना करके हम उनको तकलीफ दे रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। तो इस केस में माँ बाप को बद्दुआ थोड़ी देना शुरू कर देते, जा तेरा बुरा हो, तू मुझे मिलने नहीं आता। नहीं, माँ बाप देखना हमेशा, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि बड़ा दिल रखते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप आपको माफ़ करते हैं उस गलती के लिए जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आपने क्या गलती की, और आपको अंदाज़ा ही नहीं आपने क्या गलती की, आपने उनको क्या पेन दिया, तो आप सॉरी नहीं बोलते, तो वो फिर भी माफ़ करते हैं। तो ज़िंदगी में खुश रहने के लिए अगर शांति से जीना है तो उन लोगों को भी माफ़ हमें करना होगा जिन्होंने अपनी कभी गलती रियलाइज़ ही नहीं की, कभी माना ही नहीं कि उनसे गलती हुई, और हमसे कभी सॉरी भी नहीं बोलने आए। फिर भी हमें अपनी शांति के लिए, इसमें भी सेल्फिशनेस है, अपनी शांति के लिए भी उनको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, बेचारे को पता नहीं, जाने दो, जब कभी रियलाइज़ होगा सॉरी बोल देगा, ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम, तेरा भला हो। तो ये एटीट्यूड, तो इन्होंने यही कहा कि मैंने सबको, मेरा वाहेगुरु मेरे साथ है, उसका ब्लेसिंग है, और उन्होंने कहा मेरा रब मेरे साथ है, मैंने सबको माफ़ किया। बस यही इनके शब्द थे जब मैंने उनको एक बार पूछा कि बहन जी आप में ताकत कहाँ से आती है। तो अब एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले अब्यूज़ का कारक कौन होता है, फिजिकल अब्यूज़ के लिए कौन सा प्लैनेट देखा जाता है। इसमें अगेन एक प्लैनेट नहीं होता। देखिए, वायलेंस का कारक मार्स है, मार्स वायलेंस दिखाता है। ओके, मार्स तो हर एक की कुंडली में है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदा उससे गुजरे। एक्चुअली जब आप अब्यूज़ से गुजरते हैं ना, तो फिजिकल अब्यूज़ से जो कोई बच्चा गुजरे,
तो उसको फिजिकल पेन सिर्फ नहीं होता, उसके वो तो कल दर्द चला भी जाएगा, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो उसके स्कार्स जो दिमाग में रह जाएंगे ना, वो बड़ा मुश्किल होगा डील करना उसके लिए। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा चंद्रमा, किसी भी कुंडली में चंद्र देखना होगा, क्योंकि ये अब्यूज, ये हमारे नेगेटिव पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है हमारा मून दिखाता है। यहाँ मून को देखिए किस तरह गिरा हुआ है, किस तरह है, तो ये दिखाता है कि बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस लाइफ में होगा। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर अगर आप दो चीज़ें देखो, 12th हाउस का मालिक यहाँ पर पड़ा है, 7 राहु है, तो और ये सब कुछ एक फायरी साइन के अंदर है, तो ये बड़े कह लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी साइन है कि ये किस तकलीफ से ज़िंदगी में गुजरी होगी। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर आप शनि की स्थिति देखिए 9th हाउस में। 9th हाउस हमारा पास्ट है, कुंडली के 12 घरों में से ये घर है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर, ये है पास्ट। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओके, ये 3। यहाँ पर देखो शनि 9वें घर में है, मतलब पास्ट के कड़वे एक्सपीरियंस, ये शनि उल्टा है, पास्ट के कड़वे न भुलाई देने वाले एक्सपीरियंस यहाँ शनि दिखाएगा। एंड प्लस अगर इस घर का मालिक देखो ना, तो वो भी स्कॉर्पियो साइन में है, इट डजंट हेल्प। ओके, तो शुक्र कन्या में नीच का होता है, लेकिन शुक्र के लिए बुरी राशि जो है, सबसे बुरी मैं कहूँगा वृश्चिक है, खतरनाक राशि है उसके लिए। भले कन्या नीच की राशि है, उसके बाद भी ये खराब है, बट एनीवे, तो ये सारी स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए 8th लॉर्ड अपने से 8th में, सो 3rd का मालिक 3rd में है, भाग्य के मालिक के साथ, मतलब पिता से या पिता की फैमिली से किसी तरह के दर्द से गुजरना, कोई पेन से गुजरना पड़ेगा, तो ये आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर आप हाँ मुझे लगता है हमें ओके टाइम है हमारे पास। यहाँ पर आप चंद्र की स्थिति को देखिए, हमेशा चंद्र तो जब भी देखिए, चंद्र से 4था, चंद्र से 8वां और चंद्र से 12वां घर देखना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर चंद्र से 12वें घर में देखिए तो 12th लॉर्ड इन द 12th फ्रॉम इटसेल्फ फ्रॉम मून, ओके, द 12th लॉर्ड इन द 12th हाउस इन इट्स ओन साइन फ्रॉम मून। सो यहाँ पर आप चंद्र 12वें घर में मंगल को देखेंगे। ये 12वें घर में चंद्रमा से 12वें घर में पड़ा हुआ मंगल 12वें घर का मालिक बन करके दिखाता है कि बहुत सारा डेट पास्ट का, बहुत सारा कर्जा लेकर के ये आई है, जो शायद उतारना पड़ेगा इस जन्म में। इस कुंडली में आप नवमांश में चले जाइए, तो नवमांश में आप गुरु की स्थिति देखिए, वृश्चिक राशि का है और राहु के साथ है, और नवमांश में मकर लग्न में शनि 7वां दिखाता है कि ऐसे आदमी से शादी होगी जो इनसे 10-12 साल बड़ा होगा, लंबा एज गैप। तो पहले हस्बैंड इनके 15 या 17 साल बड़े थे, मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी लंबा एज गैप था। और 7th लॉर्ड उसमें अपने से 12th में है, सो आप शादी का देख सकते हैं कि क्या होता है। पहली शादी में इनको कोई बच्चा नहीं है, अभी जो इनकी शादी है इसमें इनको बच्चे भी हैं। ये सारी इनकी स्थिति है। दूसरा, इसी कुंडली में अगर आप देखें तो एक प्रिंसिपल हम आपसे बात कर रहे थे कि आदित्य जी ने मेरे साथ शेयर किया था कि नवमांश में, वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में, और फॉर दैट मैटर किसी भी डिविजनल चार्ट में वृश्चिक राशि और कुंभ राशि में जो प्लैनेट जाते हैं वो हमारा बहुत पुराना कर्ज दिखाती है कर्म का, जिसको हमें कैसे भी करके अदा करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनकी कुंडली में जुपिटर एंड वीनस दोनों ही, एक वृश्चिक में है, जुपिटर वृश्चिक में है, चलो उसकी फ्रेंडली राशि है, लेकिन ये पड़ा हुआ है राहु के साथ, और शुक्र यहाँ पर कुंभ राशि में है। मतलब ज़िंदगी में पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरना, गलत गाइड मिलना,
गलत एडवाइज़र मिलना, या ये कह लीजिए कोई पालने वाला ऐसा मिल जाए जो सही ना हो, और इस वजह से ये बचपन से बड़े बड़े प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है इनको। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। अल्टीमेटली एक इस पे बात करेंगे। फिलहाल बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक जन्म कुंडली के ऊपर। आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस मुझे आए हैं इस कुंडली को लेकर के हम पढ़ेंगे, और आपके कॉल्स का भी सिलसिला आप शुरू करेंगे लेना। थोड़ा मुझे कॉलर्स की आवाज़ हमारी टीम अभी सेट कर ले, फिर हम जो है शुरू करते हैं कॉलों का सिलसिला जल्दी ही। इन द मीनवाइल मैं आपके कुछ मैसेजेस पढ़ता हूँ। एक मैसेज आया है, ये अगेन इटली से है। SSA इमरान भाई, SSA मतलब सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल। SSA इमरान भाई, इस कुंडली में जुपिटर मार्क है, ये आपने नहीं बताया। हाँ ये तो है, एक्चुअली मार्केश है, बट चलिए अच्छी बात है, आपको पता है तो हमें इस बात की खुशी है। यस, जुपिटर मार्केश है। अभी तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से और चीज़ें हैं, हम अगेन देखते जाएंगे, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, जुपिटर मार्केश है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे, मैंने उसके ऊपर बात कही, लेकिन आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है, वाकई जुपिटर मार्केश है। और एक और मैसेज आया है, डियर इमरान भाई, I clearly see a sign of depression in this chart. Your take. Okay, interesting. इसके ऊपर भी बात करेंगे। श्वेता जी लिखती है, सच यूनिक horoscope with concentrated planetary placement. I am suspecting something. So इन्होंने लिखा है कि एक्चुअली 2 शादी सस्पेक्ट कर रही है, या एक से ज़्यादा व्यक्ति का इनकी ज़िंदगी में आना, ऐसा वो सस्पेक्ट कर रही है। तो वाकई ऐसा है, आपने देखा ही है कि 2। तो श्वेता जी आपकी बात सही है, ऑलमोस्ट बिल्कुल पास है आप। सो अब्यूज़ की हम बात कर रहे थे पहले कि कौन सा प्लैनेट दिखाता है अब्यूज़। तो वायलेंस मार्स दिखाता है, लेकिन अब्यूज़ के लिए एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए प्लैनेट जो देखना ज़रूरी माना जाता है, एक तो राहु 4th हाउस, 4th लॉर्ड, मून 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, कहीं ना कहीं ये सारे देखने बड़े ज़रूरी हैं, तभी जाकर के आपको समझ आए। वेरियस कॉम्बिनेशन है इसके। फिर अब्यूज़ सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, कई लेवल के अब्यूज़ होते हैं। अब हम कैसे डील करते हैं ना, वो हमारे लग्नेश के ऊपर है और हमारे मून के ऊपर है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको मून और आपका लग्नेश देता है। एंड जुपिटर एक्चुअली समझदारी देता है। तो जितने मेंटल पेन से हम गुजरते हैं, अगर उससे बाहर निकलना है ना, तो जुपिटर का होना अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, हमारा चंद्रमा फीलिंग है, और अंडरस्टैंडिंग जो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से बात करें तो वो हमारा जुपिटर है। जुपिटर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, ये फीलिंग दिखाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आप एक चीज़ को खाली एक अलग एंगल से देखते हैं ना, तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। लेट अस से
इसको समझाए कैसे। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप क्या देखते हैं बाहर? आपको रोड दिखेगा, पेड़, बिल्डिंग्स, जो कुछ भी है दिखेगा। आपका व्यू होगा, आप गाड़ी सीधे चला रहे हैं, आपका व्यू चेंज होता जाएगा और आस सब चीज़ें बदलती जाएगी। आपको लगेगा कि जैसे आप रास्ता आपकी ओर आ रहा है, आप उसको पार कर रहे हैं। वही गाड़ी है, वही अंदर कोई चला रहा है, एग्जाम्पल आप चला रहे हैं, लेकिन वही आप उस गाड़ी के बाहर आ जाते हैं और आप उस गाड़ी को देखते हैं तो आपका व्यू बिल्कुल बदल जाता है। आप उस गाड़ी को जाते हुए देख रहे हैं, बस दैट्स इट, खत्म हो गई, दूसरी आई, तो आपका व्यू बदल गया, आपका देखने का नज़रिया बदल गया। हम अक्सर कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो हम कहते हैं ओ उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है। अगर हम ऐसा कहते रहेंगे तो ज़िंदगी भर गुस्सा होते जाएंगे और दूसरों को ब्लेम करते जाएंगे, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने या दुखी किया, चलो गुस्सा भूल जाओ, दुखी किया। कई लोग हमें दुखी करते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरी ज़िंदगी रोते रहें, उसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, बस याद करो, रोते रहो, अपने आप को विक्टिम समझते रहो और पूरी ज़िंदगी रोते रहो। ये एक ऑप्शन है। अब उसी चीज़ को आप अलग एंगल से खाली देखना शुरू कर दो। अगर आप ऐसे स्टेट से ज़िंदगी में गुजरते हैं ना, तो इसको अलग एंगल से देख लो। आप अपने आप को ये मत कहो कि उसने मुझे दुखी किया, आप अपने आप को ये कहो कि मैंने अपने सुख की चाबी उसके हाथ में दी, मैंने उस व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंस दिया, मैंने उसको उस काबिल बनाया, अपने दिल में उतनी काबिलियत उसको दी, दिल दिमाग में, कि वो मुझे दुखी कर सके। तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। उसने मुझे गुस्सा दिलाया नहीं, मैंने उसको वो ताकत दी कि वो मुझे गुस्सा दिला सके। मैंने अपना दिमाग वहाँ सरेंडर किया, मैं उसका गुलाम बना, मैंने उसको अपने थॉट्स में, इमोशंस में, अपने दिमाग में जगह दी, इसलिए मैं उसके लिए परेशान, उसकी वजह से परेशान हूँ। मैं उसका इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर दूँ तो यहाँ कौन रहता है ये हमें तय करना है। तो ये समझदारी, खाली ये व्यू आप बदल दो ना, तो आप दुखी नहीं होंगे या बहुत कम दुखी होंगे उसके बाद। तो ये समझदारी कौन देता है? आज गुरु पूर्णिमा है, वो है गुरु जुपिटर। तो एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर, बाकी आपको कोई टीचर मिल जाए जो आपको ये समझाए। ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैंने बनाई थोड़ी है, मुझे भी किसी ने सिखाया। मेरे भी जो टीचर है, आज के ज़माने में कई आपके टीचर यूट्यूब में होते हैं कि जिनको आप कभी मिले ही नहीं है, तो वो भी तो आपके टीचर हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको एक गुरु, एक टीचर सिखाएगा। तो खाली व्यू पॉइंट का चेंज करना है, एक व्यू पॉइंट बदल जाएगा ना, हमारे कई चीज़ें, कई मसले जो ऐसे ही हमने खड़े किए हैं ना, वो हल हो जाएंगे। खाली देखने का एंगल बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये जुपिटर दिखाता है। यहाँ जुपिटर स्वग्रही है, याद रखिएगा, यहाँ पर जुपिटर स्वग्रही है। ये जुपिटर की अपनी टेरिटरी है। चौथा घर है ना, वो चंद्र और जुपिटर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये इसकी टेरिटरी है। तो अल्टीमेटली जितने भी ये प्लैनेट्स आगे पीछे जो भी तंग करे, अल्टीमेटली ये दोनों ने कहीं ना कहीं ऐसा काम करना है कि जो आपको जो इनको वो स्ट्रेंथ देगा। प्लस यहाँ पर 12th हाउस का, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है, याद रखिएगा। 12वां घर धर्म, मज़हब, स्पिरिचुअलिटी, जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ हम जाते हैं, पूजा पाठ, अरदास जो भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हर एक का अपना अकीदा है, वो ये है। तो यहाँ पर देखिए वो 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर पड़ा है। मतलब ये है कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी अपने खुदा में, रब में, वाहेगुरु में, गॉड में, जीसस में, कृष्ण में, जिसमें भी, राम में, जिसकी आपकी आस्था हो, जहाँ पर भी आपका फेथ हो, अल्टीमेटली वो स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि यहाँ 12th हाउस का लॉर्ड बन करके वो इधर है। तो जितना इसका ख्याल रखा उतना आपका, जितनी सेवा की धर्म स्थान की, उतना फ़ायदा में। तो ये लेडी वैसे ही बड़ा अपने गुरुद्वारे में बड़ी सेवा करती, तो ये चीज़ें स्ट्रेंथ देती है। तो यहाँ जुपिटर को बल देने के, जुपिटर स्पिरिचुअलिटी है, तो जुपिटर टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर, जिस तरह का भी टीचर। तो या इनके लिए इस मामले में इनके टीचर, इन्होंने कहा कि वाहेगुरु मेरे साथ है, तो उनके बड़े टीचर कह लीजिए। तो ये यहाँ पर स्ट्रेंथ ग्रांट करता है। तो स्पिरिचुअलिटी ने यहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ग्रांट की, ये हम कह सकते हैं। प्लस उपाय में तो खैर मैंने इनको बताया जो बताना था, राहु का उपाय है और ये सब कुछ। बट सबसे बड़ी बात है दूसरों को माफ़ करने वाली बात और
बाकी इन्होंने जो बताया कि उनको स्ट्रेंथ मिली अपने रब में, अपने रिलीजन में, अपने उसमें। हर एक की अपनी मान्यता है। कई लोग रिलीजन में नहीं भी मानते, ऐसा नहीं है। कई लोग बिल्कुल धर्म में, मज़हब में नहीं मानते, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ ढूंढते होंगे। कोई अपने में स्ट्रेंथ ढूंढता है, कोई जितनी स्ट्रेंथ हमें अपने में रहे ना तो उतना अच्छा है। हमारी स्ट्रेंथ अगर हम दूसरों में ढूंढते रहे ना तो वो हमें उतना ही डिपेंडेंट बना देगा। तो ये याद रहे। पर डिपेंडेंसी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। जितनी कम हो उतना अच्छा है। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी जितनी कम हो उतना अच्छा है। बाकी डिपेंडेंसी तो होनी है ना। हम कई लोग नहीं कहते हाँ मैं तो बस मैंने अपनी ज़िंदगी में सब खुद ही बनाया, मैंने किसी का एहसान नहीं लिया, मैं ये मैं वो। अरे भाई तेरे पास जो नाम है वो भी तूने तय नहीं किया, वो किसी ने दिया है। और जब दुनिया से जाओगे ना तो खुद मरने के बाद स्मशान घाट या कब्रिस्तान चल के जाओगे क्या? वो भी कोई और ही ले जाएगा। तो दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प नहीं लोगे। जितनी कम डिपेंडेंसी होगी उतना अच्छा है, ये खास ख्याल रहे। वो मैसेज डिप्रेशन वाला आया, डेफिनेटली ये चंद्रमा ऐसा ही है। बट एनीवे रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ ग्रांट करेगी इन दिस पर्टिकुलर केस स्पेशली। और बस दूसरों को माफ़ करना और अलग एंगल से ज़िंदगी को देखना, यही चीज़ जो है वो हेल्प करेगी यहाँ पर। बट एनीवे बढ़ते हैं कॉलर की ओर। हमारे आज बातें ही चलती रही, मैं कॉल नहीं ले पाया कोई भी। आवाज़ आई होप हमें आए। लाइन 1, पहला कॉलर लाइन 1 पर है। हेलो हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। इन लाइन 5 ओके, लाइन आगे की देख लेते हैं। हेलो 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 नमस्ते मैम। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो हेलो नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते नमस्ते। मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना था। आपकी फ्रेंड के बारे में? हाँ जी बहन जी आप थोड़ा ऊंचा प्लीज़ बोलिएगा। जी, अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना हाँ था। वो तो समझ आ गई, आगे भी थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। जी ओके ओके। डेट ऑफ बर्थ दीजिए प्लीज़। 26 अक्टूबर 1981। अब आवाज़ सही आ रही है। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 7:30 AM। कहाँ का जन्म है? दिल्ली मोड़ा, गुजरात, इंडिया। सॉरी, दिल्ली मोड़ा, बिल्ली गुजरात, मोरा, इंडिया। ओके। दिल्ली मोड़ा। नाम क्या है आपकी फ्रेंड का? पहला लेटर क्या है? पी पी फॉर फॉर पी, पापा। ओके। नाम तो राशि के ऊपर से रखा गया है। हाँ जी, वो आई थिंक गुजरात में सब राशि पे हाँ, गुजरात में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनमें ये खास है कि वो राशि देखकर ही नाम रखते हैं इन मोस्ट केसेस। अक्टूबर की 26 तारीख 1981 7:30 सुबह के इंडिया, गुजरात, बिलीमोरा। क्या जानना है बिलीमोरा? बिल्कुल क्या प्रश्न है? उसकी शादी को 10-12 साल हो गए हैं पर बेबी नहीं है अभी तक, तो वो काफी परेशान है। इनके पार्टनर की बर्थ डिटेल है आपके पास? हाँ जी है। दीजिए प्लीज। 27 अक्टूबर 1974। टाइम क्या है? 3:03, रात के 3:03।
3 दोपहर बज के, सॉरी नॉट रात के, दोपहर के, आफ्टरनून। आफ्टरनून 3:03। हाँ जी। क्या नो जन्म, कहाँ का जन्म है इनका? लेस्टर, यूके। लेस्टर है। हाँ जी। लेस्टर और बिलीमोरा में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेस्टर में भी गुजराती बोलते हैं, बिलीमोरा में भी गुजराती बोलते हैं। लेस्टर तो कभी कभार मुझे लगता है गुजरात का ही हिस्सा है। हाँ, काफी गुजराती हूँ आप। हाँ बिल्कुल, सब आप कहीं पे भी बेलगे रोड पे चले जाओ सब गुजराती बोलेंगे। वहाँ अंग्रेजी में किसी को पूछो तो उनको लगेगा कोई एलियन आ गया, वो कहते हैं गुजराती में बात करो भाई, ये क्या है। तो बात ये है। इसी तरह साउथ होल में जाए आपको लगेगा बस पंजाब का ही हिस्सा है। सो मिनी पंजाब, मिनी गुजरात, हमने सब बसाया हुआ है इधर। इंटरेस्टिंग, आपने सवाल पूछा है इनके औलाद के बारे बच्चे। में। शादी हाँ को जी। काफ़ी समय हुआ है, औलाद नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं। चार्ट इंटरेस्टिंग है, आप लाइन पे बनी रहिए। मैं आपसे लाइन शायद इसके जी बाद, ब्रेक के बाद भी रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा ऊंचा बोलिएगा क्योंकि मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी भी। सो जी 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 जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आते ही आपसे बात होगी। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी एक कॉलर के साथ। उन्होंने अपनी फ्रेंड के बारे में पूछा, जानना चाह रही थी चाइल्ड बर्थ के बारे में, और शादी को इनको कुछ साल हुए हैं, औलाद नहीं है, कुंडली क्या कहती है, ग्रह क्या कहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग चार्ट है हमारे पास। उनकी ओर बढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। बहन जी थोड़ा ऊंचा प्लीज़ बोलिएगा। मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उनके जी जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। आपकी ये जो फ्रेंड है, हाँ जी। इनकी मम कहाँ पर है? अभी वो यूएसए में अपने बेटे के पास है राइट नाउ, मतलब कुछ दिन से। अच्छा पहले गुजरात में ही थी। अच्छा। इनकी मम को डायबिटीज़ है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे पाएंगे आप? जी क्या? इनकी इनकी मम को डायबिटीज़ है या नहीं हाँ है? जी। ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता डायबिटीज आपको। का तो ओके नहीं मालूम। ओके। आपकी ये फ्रेंड है, इनके जो हाँ बाल जी। है ये सब काले हैं या आप उसमें सफ़ेद बाल, ग्रे हेयर भी देखोगे, दिखते हैं, या काले घने बाल हैं? इसके काले ही हैं बाल। अच्छा काले हैं। अच्छा। आप कहोगी ये रिलीजियस है या नहीं है, या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा या है? काफी काफी है। नहीं, काफी है, और मतलब उसके लिए काफी उपाय भी कर रही है, पूजा और आसन वगैरह सब कर रही है। नहीं, वो तो बच्चे के लिए आप कह रही कर रही ना ये। हाँ नहीं, वैसे भी है, वो रिलीजियस है अच्छा, काफी। वैसे भी है। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ जी। अच्छा, मैं कुछ उपाय आपको गुड लक के लिए देता हूँ, हो सके तो वो करा दीजिए। एक बात हाँ याद जी। रहे, इनकी कुंडली में जो प्लानेटरी प्लेसमेंट है दिखाता है कि औलाद के लिए ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जी इनको बगैर जी। ट्रीटमेंट के हो तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत हैरत होगी, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर तकलीफ हो तो। कुंडली में कह लिखा है कि इनको ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। शायद एक ट्रीटमेंट में काम न भी हो, ये भी लिखा है। तो जी डिसहार्ट नहीं होना। अलबत्ता मुझे लग, ये शायद आपको भी थोड़ी हैरत, इनकी कुंडली में क्या लिखा है कि इनकी शादी और औलाद के बीच का जो गैप होगा ना, वो वो जी वो 8-10 साल होगा, मे बी मोर। ओके, लंबा एज गैप होगा। अगर पहली औलाद जल्दी हो जी भी जाए तो दूसरी फिर 8-10 साल तक नहीं होगी। सो इधर द गैप बिटवीन मैरिज एंड द फर्स्ट चाइल्ड विल बी 8 to 10 years, और बिटवीन द फर्स्ट, इफ नॉट the difference between the first child and the second would be 8 to 10 years, ये लिखा है। इनकी कुंडली को दरमियान ब्रेक के भी मैं देखता रहा, और बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग प्लानेटरी प्लेसमेंट है।
इसमें लिखा है या तो इनको एक बेटा होगा जी। या इनको दो बेटियां होंगी, या एक ओके। बेटा या फिर दो बेटियां, दोनों में से एक लिखा है। लेकिन औलाद न होने वाली बात नहीं है। एक्चुअली इनकी कुंडली में औलाद का प्लेसमेंट इनकी भी देखूं, इनके हस्बैंड की भी देखूं, तो लग रहा है कि इनकी जी। कुंडली में औलाद का जन्म 40 साल के बाद होगा। 39 के बाद 40वें साल से पीरियड शुरू होगा। ओके। तो 39 ये पूरी होंगी इस साल अक्टूबर में। वहाँ से लेकर के 2 साल का पीरियड है जहाँ पर मुझे लगता है कि चाइल्ड बर्थ का योग इनका बनता है 2.5 साल का। इनफैक्ट उसके अंदर अंदर चाइल्ड बर्थ का योग इनकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्लियरली लिखा है। दूसरी बात, जहाँ तक कुंडली की रुकावट की जी। बात करूँ तो इनकी कुंडली में रुकावट है रादर देन पार्टनर, बट हकीकत में क्या रुकावट है वो डॉक्टर बताएगा। लेकिन औलाद जी। लिखी है, देर सवेर ये देर होगी उसमें शक नहीं, लेकिन औलाद लिखी है, लिखी है, लिखी है। इनको ट्रीटमेंट शायद किसी और कंट्री में भी कराना पड़े, ये भी लिखा है। मतलब भारत में इनका जन्म हुआ, ओके। ये यूके में रहती होंगी जी। एज्यूम, एंड इनको किसी जी। थर्ड कंट्री में इलाज कराना पड़ सकता है। लेकिन कराना ना कराना ये डॉक्टर से पूछिए, खुद तय करिए, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। डॉक्टर कहे ऐसा करिए। ग्रह ये कहते हैं, एक ग्रह इनका एक और कंट्री का इशारा कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि होगा। कुछ उपाय है, जी। वो हो सके तो कराइए। इनको जी। अपनी माँ का उतरा हुआ गोल्ड पहनना है। जी। इनको अपनी मम का सोना पहनना पड़ेगा। जी। दूसरा उपाय, इन्होंने कोई ऐसा गांव गुजरात में या कहीं पे भी, अफ्रीका में, इंडिया में कहीं पे भी कोई ऐसा गांव मिल जाए जहां पानी की व्यवस्था ना हो, पानी मिलने में उनको तकलीफ आ रही हो, जी। तो वहां कुआं करवा देना है। हैंडपंप लगवा दीजिए, कुआं लगवा दीजिए। पानी का दान करना ज़रूरी है, पानी दान करना पड़ेगा। जी। तीसरा उपाय जो इन्होंने करना है वो है रेगुलर बर्ड्स फीड करने हैं और डिसेबल लोगों की जी। व्यवस्था करनी है। ओके। एक अजीब प्लानिटरी प्लेसमेंट इनकी कुंडली में है। मैं थोड़ा हेजिटेंट हूं लेकिन कह देता हूं। इनकी कुंडली में लिखा है कि इनके माँ बाप में से कोई एक ही इनकी औलाद को देखेगा। अच्छा। ऐसा योग है। तो औलाद का जन्म हो तो मेक श्योर करना है कि पहले 1 महीने इनके घर वालों ने, अभी तो इनकी मम तो यहाँ है भी नहीं, लेकिन कम से कम पहले 1 नक्षत्र साइकिल, पहले 1 महीना वो न देखे। जी। और एक चीज़ और लिखी है, आपने पूछी नहीं है लेकिन दिख रही इसलिए बता देता हूँ। इनकी कुंडली में इनके चेहरे पर जी। सर्जरी लिखी है। इनके नाक की हो, इनके दांत की हो, इनके होठ की हो, गले की, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इनके फेस के ऊपर एक सर्जरी है जो जिससे गुजरना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर जी। लिखा है इनके चार्ट में। अगेन किस डॉक्टर, पीरियड में ये अभी है, रिसेंटली? मुझे लगता है इसका योग शुरू होगा बहन जी सितंबर से। ओके। एक्चुअली इनकी कुंडली में अगस्त सितंबर से हॉस्पिटल की विजिट नज़र आ रही है। ये इस वजह से भी हो सकता है या इनको बच्चे के ट्रीटमेंट की वजह से भी जाना पड़ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। लेकिन सितंबर से पीरियड शुरू हो रहा है, विजिट टू हॉस्पिटल, विजिट टू अ डॉक्टर, वो पीरियड शुरू हो रहा है। ओके। तो इस वजह से भी हो मैंने सकता है उसको चाइल्ड। मैसेज सर, उसको मैंने मैसेज किया था, उसने कहा कि मम्मी को नहीं है, कि डैडी को है डायबिटीज। ओके, माँ को नहीं है, पिता को है। पिताजी को। हाँ जी। इंटरेस्टिंग। तो इनको डिसेबल लोगों के खाने की व्यवस्था करनी है, हाँ जी। पानी का दान करना है, माँ का गोल्ड पहनना है जी। और बर्ड्स फीड करने हैं। ये उपाय जी। करने पड़ेंगे। और ये आपके साथ फ़ोन पर है अभी, यानी टेक्स्ट मैसेज पे बात हो रही है? हाँ जी, वो
हाँ। वो आई थिंक ऑन रही है प्रोग्राम। अच्छा, तो प्रोग्राम सुन रही है, मैं उनको देख कहो सकती हूँ। डेंटिस्ट के पास जाने की तैयारी करो, जल्दी ही इनके दांत या गला प्ले अप करने वाला है, अभी 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 यानी सितंबर, प्रोबेबली इन 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 मंथ और 2 इनको जाना पड़ेगा, या कानों के लिए बेसिकली ये एरिया जितना है ना, इधर से लेके चेहरे का ये एरिया, इसकी वजह से इनको जल्दी ही जाना पड़ेगा, सितंबर से ही पीरियड शुरू हो जाएगा। आई होप मेरी बात गलत हो रहा, ऐसा कभी ना हो, लेकिन ये लिखा है तो लिखा है, इनको जाना होगा। और माँ का गोल्ड खास पहनाइए, ये ज़रूरी है, ये पहन ले तो बड़ा अच्छा होगा इनके लिए। और इनको शायद न चाहते हुए जल्दी ही मकान भी बदलना पड़े, ये भी चाहते हुए न चाहते हुए कहीं ना कहीं इनको मकान के बदलने का योग भी शुरू हो रहा है। वो जो सितंबर में जो ये पीरियड नज़र आ रहा है वही मकान के बदलने का, या मकान से रिलेटेड कोई खर्च होगा, ऐसा इनकी कुंडली कह रही है। बहुत जल्द इनको मकान के ऊपर कुछ, या मकान नया लेना पड़े, या एग्जिस्टिंग मकान में खर्चा करना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मकान के ऊपर खर्च होगा, अभी पीरियड उसका भी शुरू होगा एंड ऑफ द ईयर। ये है, ठीक है। बाकी डॉक्टर से सलाह लीजिए। औलाद, जहाँ तक हाँ जी जी। कुंडली की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये लिखी है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। यू मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सो आप मच। जल्दी ही अच्छे समाचार के साथ फ़ोन करिए। बिल्कुल जरूर। ठीक है, जरूर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ये थे हमारे कॉलर जिन्होंने पूछा अपनी फ्रेंड के बारे में। कुंडली इंटरेस्टिंग है एक्चुअली इनकी। टाइम नहीं है, वरना इनकी कुंडली मैं टीवी स्क्रीन पर दिखाता। Anyway, प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो रहा है। जिन्होंने फ़ोन किया शुक्रिया, जिनकी कॉल नहीं ले पाए, मुझे आवाज़ कम आ रही थी। एक दो कॉलर से पहले भी बात करने की कोशिश की, लेकिन लाइव शो है, ये सब कुछ पार्ट एंड पार्सल है लाइव शो का। प्रोग्राम आज का लाइव वाला यहीं ख़त्म होता है। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट थी, बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट, वो मैं करना ही भूल गया, शो के शुरुआत में करनी थी और रह ही गया बिल्कुल। तो चलिए एंड में ही कर देते हैं। अनाउंसमेंट में ये है कि अगले वीक मोस्ट लाइकली टीवी की अवेलेबिलिटी और हमारे स्टाफ की अवेलेबिलिटी सब कुछ ठीक हो मैनेजमेंट की ओर से, तो नेक्स्ट वीक हमारे साथ एक गेस्ट होंगे। गेस्ट है आदित्य जी। हमारी कोशिश रहेगी 2 हो, मनोज जी भी आए उनके पास अगर समय रहा तो, लेकिन आदित्य जी तो हमारे साथ होंगे, उनकी ओर से हमें कंफर्मेशन मिल गया। मनोज जी से अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हो सकता है 2 गेस्ट हो सकता है 1 हो। टॉपिक में अष्टक वर्ग आप लोगों की ओर से बड़ी फरमाइश है, तो अष्टक वर्ग की कोशिश करेंगे। बात देखते हैं आदित्य जी को कौन सा टॉपिक चुनना है। जब हम दोनों साथ टीवी पे बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही चॉइस चलती है। इनफैक्ट वो बड़े फ्लेक्सिबल है, वो तो मुझे ही कहते कोई भी चुन लो, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो आ रहे तो वो कोई टॉपिक साथ चुने, साथ में आप लोगों की राय लेते। तो जहाँ तक आपकी राय है, आप लोगों की ओर से अष्टक वर्ग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो मैं कोशिश करूँगा अष्टक वर्ग के ऊपर थोड़ी बात करें। लेकिन अष्टक वर्ग में मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ, वो इसलिए हूँ क्योंकि उसको समझाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा। बट एनीवे देखते हैं, अगर अष्टक वर्ग नहीं हुआ तो कोई और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कमिंग मंडे दी 13 तारीख। ये अगेन बैंक हॉलीडे है, उस दिन हमारे साथ आदित्य जी होंगे। उनकी ओर से कंफर्मेशन अगर कोई आगे पीछे हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज वो मंडे ज़रूर आएंगे। प्रोग्राम आज का यहीं ख़त्म होता है। जिन्होंने फ़ोन किया शुक्रिया, जिनकी कॉल नहीं ले पाए इनसे माफ़ी चाहते, प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। ये सिर्फ एक ह्यूमन कैलकुलेशन, इससे बढ़कर कुछ नहीं। कोई खुदाई इल्म, इलाही इल्म, डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉडली नॉलेज, या मैं कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन नहीं हूँ, ये भी याद रहे। ना ही ये नॉलेज ऐसा है, ये एक ह्यूमन कैलकुलेशन है, फ्यूचर में देखने की एक कोशिश है। इंसान कोशिश ही करता है, कभी कामयाबी मिलती है, कभी नाकामी मिलती है। तो हमारी ओर से कोशिश रहती है कि इस विंडो के ज़रिए आपके फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं हमें क्या दिख रहा है।
इसी तरह के जैसे आप अपने घर के विंडो से बाहर झांकेंगे तो आपको कुछ चीज़ दिखाई देगी, हर चीज़ नहीं दिखाई देगी, पूरी दुनिया नहीं दिखाई देगी, कुछ चीज़ें लिमिटेड दिखाई देगी। कई लोग हमें कुंडली पूछते हैं, उनको लगता है इनको सब पता है सामने वाले को, हमें सब पता नहीं होता, हमें अपना सब नहीं पता होता। ये बात याद रहे। ऑफ एयर जो लोग बात करना चाहते हैं उनके लिए दूसरा नंबर है 0203488788। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक 3 बजे से पहले आप उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बता देगी किस तरह आप मुझसे ऑफ एयर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास या दुनिया के में किसी के पास कोई ऐसी चाबी नहीं है जिससे आपकी सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ मिट जाएँ और हम आपकी तकलीफ़ें दूर कर दें। ऐसा आपके लिए कोई नहीं कर सकता, कम से कम मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। इस बात का खास ख्याल रहे। मेरी मुलाकात आपसे होगी सोमवार 13 तारीख दोपहर को 12 बजे लाइव वीनस टीवी पर। मोस्ट लाइकली 1 गेस्ट के साथ, हो सकता है 2 गेस्ट के साथ, वरना मैं तो आ ही जाऊँगा। तो मुलाकात मंडे दोपहर को 12 बजे होगी वीनस टीवी पर। मंडे दोपहर को 12 बजे तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।